यह एक्सपेंशन था डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी। और हमने इसके लास्ट में ये भी देखा था कि इस तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल टू क्या था 1:2:3। ये भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। जब किसी भी चीज को जब हम हीट करते हैं, उसकी टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो उसके लेंथ भी चेंज होगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा और एरिया भी चेंज होगा। लेंथ कितना चेंज होगा उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला। डेल्टा एल मतलब लेंथ जितना पहले था उसमें कितना एक्स्ट्रा हो गया, डेल्टा एल जो है चेंज है, इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा जो है ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर हमें इसका डायमेंशन जब पूछा जा रहा हो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डायमेंशन क्या है, तो यहाँ पे अल्फा को हम एक साइड रखेंगे और सारे फॉर्मूला को दूसरे साइड भेजेंगे। तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी। अब बताओ एल नॉट और डेल्टा एल की डायमेंशन सेम है या नहीं है? सेम है। सेम है। डेल्टा एल की डायमेंशन भी जो है मीटर है, लेंथ वाली डायमेंशन, और एल नॉट की डायमेंशन जो है वो भी लेंथ की डायमेंशन है। तो ये दोनों कट आउट हो जाएगा, बचा हमारा क्या, नीचे 1/डेल्टा टी बचा। 1/डेल्टा टी का मतलब डेल्टा टी जो है टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है केल्विन, और नीचे से ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स हो जाएगा। उसी तरह से जब हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जिसको हम लोग गामा बोलते हैं, अगर उससे हम लोग लिखते हैं तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, केल्विन इनवर्स ही आएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हैज डायमेंशन k-1। सही है, ये भी ए ऑप्शन सही है। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हैज डायमेंशन k-1, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी आर बोथ करेक्ट। निशांशु न तुम्हारा सही हुआ न सुकृति तुम्हारा सही हुआ, क्योंकि तुमने एक ने बोला ये होगा एक ने बोला ये होगा। तो क्यों तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला नहीं रहा? रिवाइज करो इसको, जो छोटे छोटे जितने भी फॉर्मूलाज है ना एटलीस्ट उनको याद रखने की कोशिश करो। दानिश सोनू, सोनू आवाज सर एक बार साइड ऊपर करना। सर नीचे करना। यस सर हो गया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ज्यादा समय नहीं लेना है। दानिश सोनू, सोनू आवाज जा रही है अब? सर 0। यस सर आवाज। हाँ ठीक है, तो सर बताओ 4 डिग्री। 4 डिग्री। सुकृति ने 0 बताया, तुमने 4 बताया, ठीक है। और बताओ, और बाकी दानिश सोनू आप बताओ आंसर क्या होगा। सर 1 मिनट में 1 मिनट बता रहा हूँ। 0 हुआ सर। जीरो होगा। चलो देखते हैं क्या होगा। द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ ए डीप लेक इज 2 डिग्री सेल्सियस। चलो ये मुझे बताओ, एक लेक है, सर 4 है 4। इसके सरफेस का टेम्परेचर जो है वो है 2 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर एक्सपेक्टेड the temperature expected at the bottom is
4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर कट हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चीज को कि जैसे ही 4 डिग्री वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे होता है, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी किस पॉइंट, किस टेम्परेचर पे होता है? सर 4 डिग्री। 4 डिग्री पे। तो जो जितना जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो उतना नीचे होगा, है ना। जो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा, बॉटम में आ गया। अब बॉटम में, अब ऊपर फिर से टेम्परेचर अगर कम होगा तो ये वाला पानी जो 2 डिग्री सेल्सियस पे, ये हल्का है तो ये ऊपर ही बना रहेगा ना, नीचे तो आ ही नहीं पाएगा। जब नीचे वो आएगा नहीं, पानी जो कम ठंडा है जो 2 डिग्री सेल्सियस है, तो अंदर का टेम्परेचर तो वही रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है लेक का जो अंदर का टेम्परेचर है वो मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। पर सर मतलब कहते तो ऐसा है ना कि मतलब जो पानी ज्यादा डीप है वो ठंडा होता है एज कम्पेयर टू अपर सरफेस। हाँ, तो वो 4 डिग्री उसका मिनिमम लिमिट भी होता है, उसमें 4 डिग्री से ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता है अंदर का पानी। तो सर बस ये लेक का ही है या फिर सी और ओशंस का भी है? भी वाटर बॉडी, सी हो या ओशन हो, जो मिनिमम टेम्परेचर है लेक के अंदर का, ठीक है, वो जनरली यस 4 सर। डिग्री सेल्सियस ही होता है। कई बार सी में जो है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ओशन में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी हो सकता है ना। पर उसका अलग कारण होता है। लेकिन जब भी लेक के बारे में बोला जाएगा तो लेक में अंदर का टेम्परेचर मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ओशन में 0 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है, पर उसके बिल्कुल डिफरेंट रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन है ना। तो आपके क्वेश्चन में मोस्टली लेक ही लिखा होगा। और ओके दूसरा सर। चीज है यहाँ पे देखो, एक्सपेक्टेड है टेम्परेचर, एक्सपेक्टेड क्या टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है, गारंटी का बात नहीं हो यस रहा है सर। ना। ये नहीं लिखा हुआ है ना कि द व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम, एक्सपेक्टेड टेम्परेचर क्या है। तो ये बस ये आपके इस कॉन्सेप्ट को जांचना चाह रहा था कि आपको पता है कि नहीं 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। इस क्वेश्चन का पर्पस वो है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा निशांशु, हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे तो उस समय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिस्कस किया था कि नहीं किया था? सर शायद उसका नहीं किया था, लेटेंट हीट का किया था शायद। अच्छा ठीक है, तो अभी स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के बारे में थोड़ा सा लोग 5 मिनट डिस्कस कर लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर ए या डी में से कोई होगा। ठीक है सर सब। काइनेटिक होगा। काइनेटिक होगा। नहीं नहीं सर, दोनों मैकेनिकल। कमलेश, बताओ भाई जल्दी से। सर काइनेटिक और मैकेनिकल भी हो सकता है सर। हो तो सर सब। दोनों हो मकै सकते हैं। मैकेनिकल हो सकता है सर। सोनू तुम क्या कहोगे? सोनू सोनू तुम्हारा आंसर क्या है? सर काइनेटिक। A spinning wheel is brought in contact with an identical wheel spinning at the identical speed. ठीक है? The wheel slows down
under the action of friction, which of the following energies of the first wheel decreases? फर्स्ट व्हील जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, हमें क्वेश्चन में बस क्या दिया हुआ है कि ये स्लो डाउन हो रहा है। ये व्हील का जो पहले जिस भी स्पीड से ये मूव कर रहा था अब स्लो हो गया, तो स्लो होगा तो सबसे पहला तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल नहीं है। जैसे ही स्पीड कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। क्या मैकेनिकल एनर्जी कम होगा? मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है दोस्त, बताओ, कोई बताओ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सर सम होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होता है। तो हमें ये देखना है क्या पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होगी? सर पोटेंशियल तो है ही नहीं आई थिंक। रोटेशन पढ़े हो तुम लोग? सर सर्कुलर मोशन पड़ा है। चलो इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, इनफैक्ट इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज होगा क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो हीट होगा। जब कोई अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो वो हीट होगा और हीट जैसे ही होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में देखा था ना, इंटरनल एनर्जी इज हीट कंटेंट, जितना ज्यादा हीटेड होगा उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगा। तो अगर हीट इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, भी इंक्रीज होगा। तो ये तो इंक्रीज होगा। मैकेनिकल और टोटल एनर्जी के बारे में हम कह नहीं सकते, टोटल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा हम नहीं कह सकते हैं। सॉरी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लेकिन डिक्रीज होगा, गारंटी है। समझ गए? सर ये पोटेंशियल का पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी जब कोई कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है ना, ठीक है, तो उसमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम सुने हो? हाँ सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से एक एनर्जी होता है जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, मतलब रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसका उसको बोलते हैं, है ना। तो वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल नहीं होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। और पोटेंशियल एनर्जी भी रोटेशनल होगा। सर वो तो पोटेंशियल तो रेस्ट पे लगता है ना। कोई जरूरी नहीं है, पोटेंशियल रेस्ट पे नहीं, मोशन में भी लग सकता है। ओके। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर इसका ये होगा, इंक्रीज होगा उसका। ए होगा। चलो ठीक है, और लोगों को करने दो, जल्दी बताओ सारे लोग।
सर ए इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। Sorry. सर most have increased. चलो मोस्ट हैव इंक्रीज होगा। क्या सोनू बार बार आ रहा है जा रहा है, क्यों हो रहा है, इसका प्रॉब्लम हो रहा है कनेक्शन में? चलो देखते हैं। ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वाटर कंटेन्ड इन एन एडियाबैटिक कंटेनर फॉर सम टाइम। चलो मुझे बताओ एडियाबैटिक कंटेनर क्या होता है? ए आंसर किसका किसका था? अभी देखो एडियाबैटिक, सर मेरा था ये। एडियाबैटिक क्या होता है निशांशु बताओ मुझे। सर मतलब एडियाबैटिक के अंदर मतलब सर प्रेशर थोड़ा कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर घटता रहता है। क्या कुछ भी बोल रहे हो? एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है एडियाबैटिक नो सिस्टम। एक्सचेंज। अरे हाँ। एडियाबैटिक सिस्टम जो है हाँ सर। नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी। अगर कोई एडियाबैटिक कंटेनर है मतलब उसके बाहर अंदर हीट ना जा सकती है और ना अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है। ठीक है, मतलब पूरा सील पैक, जैसे एक थर्मस हमारा है वो 100% एडियाबैटिक नहीं होता है, बट हाँ एक तरह से हम कह सकते हैं एडियाबैटिक है। वाटर जिस टेम्परेचर पे तुम डालोगे उसी टेम्परेचर पे रहता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर है जो सील्ड है, ठीक है, इसके अंदर वाटर रखा हुआ है, वाटर है भरा हुआ, पूरा अंदर वाटर है, और इस वाटर के बीच में एक हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अब ये सॉलिड और ये वाटर जो है एक टेम्परेचर पे इसका एक टेम्परेचर होगा, अंदर अंदर का टेम्परेचर कुछ तो होगा T°C। अब हीट अंदर बाहर नहीं जा रहा है। अब कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड। वाटर जो है इसकी टेम्परेचर जो है डिक्रीज होती है, तो वो जो टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो वो हीट उसके से निकलेगा। वाटर्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। अगर किसी की टेम्परेचर कम होती है दोस्त तो उससे हीट निकलता है, वो हीट कहाँ जाएगा? क्या इस कंटेनर के बाहर वो हीट निकल सकता है? क्या इस कंटेनर के बाहर हीट, जो हीट वाटर से निकला, वाटर का टेम्परेचर कम हुआ तो उसमें से हीट निकला होगा, क्या हीट इस कंटेनर के बाहर निकल सकता है? नो सर। नहीं निकल सकता। तो हीट कहाँ ना कहीं तो जाएगा ना, कहाँ जाएगा वो हीट? सर कहीं नहीं जा सकता, वो बाहर नहीं जाएगा बस। बाहर नहीं जाएगा तो किसको मिलेगा? पानी का हीट, पानी से हीट निकल के मिलेगा। इस कंटेनर के अंदर और कुछ है वाटर के अलावा? नो सर। अरे ये बॉक्स क्या है, ये सॉलिड बॉक्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट तो है ना एक। क्वेश्चन पढ़ो, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वाटर कंटेन्ड इन एक एडियाबैटिक कंटेनर। एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी है और उस पानी के बीच में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सर वो ऑब्जर्व कर लेगा सारा। तो जो भी वाटर से हीट निकलेगा इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करेगा, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है मस्ट हैव इंक्रीज्ड। समझे दानिश? यस सर।
चलो इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी करो, देर मत करो तुम लोग, अब टाइम ज्यादा नहीं है। सर सबसे आ सकती है, ऑल मोड्स। वन पहला होगा आंसर। दानिश, सुकृति बताओ आंसर क्या होगा। इन नहीं ए सर, रूम कंटेनिंग ऑल एयर। मोड्स। डी। हाँ सर डी ऑप्शन कह रहा हूँ मैं, ऑल मोड्स। अच्छा, डी होगा। ठीक है, क्लियर है। रूम के अंदर एयर है, हीट कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय कंडक्शन से भी जाएगा, कन्वेक्शन से भी जाएगा, रेडिएशन से भी जाएगा, एंड तो इसका आंसर होगा ऑल थ्री मेथड्स। चलो जल्दी से, अगर थोड़ा जल्दी करोगे तो एक बढ़िया सा सवाल है वो दूंगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होंगे और भी। इसको इसे करो के दिखाओ जल्दी से फटाक से, इसके बाद फिर हम लोग स्पेसिफिक हिट करेंगे। देखो बना पाओगे या थोड़ा मैं इसको देख कर करते हैं। ठीक है, वो हमें पूछ क्या रहा है, वर्क डन। समझ में आया क्वेश्चन आप लोग को? यस सर। यस। देखो एक सिस्टम है जो ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी और डी से ए आता है। ए से बी जब वो जा रहा है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। 100 सेंटीमीटर क्यूब था, बाद में 300 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन क्या प्रेशर चेंज हो रहा है? सर कांस्टेंट है प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है। तो ए टू बी वाला जो सिस्टम है वो किस तरह का सिस्टम होगा? प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला सिस्टम का नाम क्या होता है? सर आइसोबारिक। आइसोबारिक सिस्टम। आइसोबारिक सिस्टम जो है, इसमें वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम।
ठीक है। तो A से B का जो वर्क डन होगा वो होगा P इंटू डेल्टा वी। P हमें पता है 100 है और डेल्टा वी हमारा कितना है 200, बोलो, है ना। उसी तरह से B से C जाने में, B से C जाने में प्रेशर चेंज हो रहा है, 100 किलो पास्कल से लेकर के 200 किलो पास्कल हो जा रहा है प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। इफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स वर्क डन इज 0। अगर कभी भी डेल्टा V वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है ना, तो वर्क डन विल बी इज इक्वल टू 0। तो B से C के बीच में वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। C से D, C से D के बीच में वर्क डन, फिर से देखो वर्क डन, वॉल्यूम 300 से लेकर के 100 हो जा रहा है, प्रेशर जो है 200 किलो पास्कल है। तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा C से D तक वो हो जाएगा प्रेशर यानी कि 200 इंटू वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, -200 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 300 से 100 आ रहा है, तो 100 माइनस 300 तो -200 हो गया। तो पहले वाले में A से B तक वर्क डन जो था वो था लगभग 20,000 सम यूनिट। यूनिट का भी मैं बस नहीं कर रहा हूँ, यूनिट का हम लोग उसको देख सकते हैं। और दूसरे वाले में वर्क डन 40,000। फिर D से A का जो पीरियड है, D से लेकर के A तक वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए वर्क डन कितना होगा, 0। वर्क डन 0 होगा। अब टोटल प्रोसेस में वर्क डन एक जगह 20,000 हो रहा है और एक जगह -40,000 हो रहा है। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट ए बी बी सी सी डी डी ए। सबका इंडिविजुअली हम लोगों ने निकाल लिया, जिसमें से 2 जो है 0 आया और 2 की सम वैल्यू आई। फाइंड द टोटल हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब बताओ मुझे दोस्त कि टोटल वर्क डन कितना हो गया, $20,000 प्लस -40,000, तो -20,000। अब -20,000 निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है, इस सिस्टम पे ही काम, बाहर से किसी और चीज ने जो है इस पे वर्क किया है। तो इस वर्क डन को जब हम लोग टेम्परेचर में चेंज करेंगे, उस हीट में चेंज करेंगे, तो उसका जो है हमें आ जाएगा कितना हीट आया। तो ये सेकेंड पार्ट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना हीट रिजेक्ट हुआ, बस हमें ये इस क्वेश्चन से ये सीखना था कि हम लोग कैसे वर्क डन निकालते हैं। अगर इनकेस आता भी है क्वेश्चन तो ऐसे ही ग्राफ आएगा जिसमें प्रेशर या वॉल्यूम यही दोनों कोई चेंज हो रहा होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग वर्क डन जो है सिंपल वे में आइसोबारिक सिस्टम में पढ़ते हैं और आइसोकोरिक सिस्टम में पढ़ते हैं। आइसोकोरिक सिस्टम मतलब जहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और आइसोकोरिक सिस्टम में वर्क डन जो है 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो सॉरी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करने से पहले हीट का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ हीट क्या होता है बताओ किस कोई? सर कैलोरी। जूल भी होता है और यस सर, दोनों होता है कैलोरी। जूल जो है वो क्या है, SI यूनिट होती है सर, जूल। हाँ, और कैलोरी जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है, सीजीएस यूनिट है, ब्रिटिश सिस्टम है। कैलोरी का डिफिनेशन जो होता है, व्हाट इज कैलोरी, कैलोरी के बारे में हम लोग लिखेंगे। लिखो कैलोरी का डिफिनेशन, द अमाउंट ऑफ
heat, the amount of heat, required to increase the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure is called 1 calorie. इस डेफिनेशन के अनुसार आप क्या देख रहे हैं कि हीट रिक्वायर्ड जो है वो डिपेंड किस किस चीज पे कर रहा है। 1 ग्राम ऑफ वाटर मतलब वाटर के वजन पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर कितना से, अगर जितना ज्यादा वाटर का वेट होगा उतना ज्यादा हीट लगेगा। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से भी जानते हैं जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा गर्म करने में टाइम लगेगा। अब जितने ज्यादा डिग्री से आपको टेम्परेचर राइज करना है ना, 1 डिग्री राइज करना है कम लगेगा, 5 डिग्री राइज करना है ज्यादा लगेगा, 100 डिग्री राइज करना है और भी ज्यादा लगेगा। सॉरी। और तीसरा क्या है, प्रेशर, किस प्रेशर पे ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो समझ गए इस चीज को। तो हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। Specific heat capacity, it is amount of heat, required to increase the temperature of by 1 unit of unit mass of substance। यूनिट मास, किसी भी चीज का यूनिट मास जो है उसको 1 यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना हीट चाहिए उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एस से। एस इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट लग रहा है, और पर यूनिट मास इनटू डेल्टा टी। बात को समझे, कितना हीट लग रहा है। देखो डेफिनेशन से कैसे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, अलग चीज नहीं है। हर डेफिनेशन अगर तुम फॉर्मूला याद रखोगे तो डेफिनेशन किसी चीज का बना सकते हो। एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। सॉरी, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय सी। इसको सी से भी कई जगहों पे, कई कई किताब में कई जगह पे आपको सी से भी डिनोट किया हुआ होगा, पर उसमें लिखा रहेगा कि व्हाट इज एस और व्हाट इज सी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, क्यू। क्यू जो है वो क्या है, हीट, और एम इज मास, और डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर।
चलो ये क्लियर है? यस सर। सी अब इस चीज को, डिफरेंस को देखो। यहाँ पे मैंने एक टेबल आपको दिया है जिसमें कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है दोनों यूनिट में, कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड और जूल पर केजी एसआई यूनिट, ये वाला जो है वो एसआई यूनिट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी है? 4186 जूल। कहने का मतलब कि 1 किलोग्राम वाटर को 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें 4186 जूल एनर्जी की जरूरत है। किसी और से कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आइस को देखते हैं। आइस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें 2093 जूल एनर्जी की जरूरत है। एल्युमिनियम का देखो और भी कम, ठीक है। ग्लास का और भी कम, आयरन का और भी कम, कॉपर, मरकरी, लीड, इन सब का और भी कम है। मतलब अगर तुम थोड़े सा भी एनर्जी दोगे ना तो 1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वाटर का जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसलिए वाटर के बारे में बोला जाता है कि बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। क्योंकि वाटर को गर्म करने के लिए, थोड़ा 1 डिग्री गर्म करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है। समझे बात को? यस सर। चलो आगे देखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी are of two types. One is CV and second one is CP. CV का मतलब है specific heat capacity at constant volume. At constant volume। और CP का मतलब क्या होगा सिमिलरली? कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख लेना, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो ये लिख लिए, सब लोग समझ में आया इस चीज को? चलो इसके आगे अगला पॉइंट लिखते हैं। CP is always greater than CV।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है कांस्टेंट प्रेशर पे हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होता है, एंड रेशियो ऑफ Cp and Cv ratio of Cp and Cv is called gamma. Therefore, gamma is equal to Cp divided by Cv. ठीक है, कितना ज्यादा होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे हमेशा ज्यादा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम से, लेकिन कितना, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस में प्राइमरली गैस के लिए ही हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालेंगे या कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे, क्योंकि सॉलिड के लिए तो वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज तो सिर्फ गैस का ही होता है। सॉरी, तो ये कई बार जो है क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन कि विच वन Cp इज ग्रेटर देन Cv है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। चलो ये इसको समझ गए ना? यस सर। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट आर ऑफ टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन and latent heat of vaporization. ठीक है, लेटेंट हीट कितने और भी कुछ होते हैं, जैसे लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन भी होता है। लेटेंट हीट का जो डेफिनेशन है दोस्त, वो सिंपल, बड़ा ही आसान है, जैसे स्पेसिफिक हीट था उसी तरह से ये है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है। आइस, लेकिन आइस और वाटर में अंतर तो है। आइस में जब तुम एनर्जी दोगे, हीट दोगे, तो वो सबसे पहले सारा का सारा आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होगा। आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मान लो आइस की टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर तुम इसे हीट दोगे तो तुम क्या क्या तुम्हें एक्सपेक्ट करोगे कि इसका टेम्परेचर 1 से कुछ आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी देर तक ये 1 से आगे नहीं बढ़ेगा, 0 पे ही रहेगा। उस समय, जिस समय पे इसको टेम्परेचर राइज होना चाहिए था, उस टाइम पे इसका फेज चेंज हो रहा होता है। समझे? तो मान लो कि एक आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस आइस को जब हम हीट देंगे तो -20 डिग्री सेल्सियस से हीट बढ़ना शुरू होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, और फिर वो 0 डिग्री पे ही रहेगा, फिर फेज कन्वर्ट होगा।
फिर 0 डिग्री पे जब पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक हीट उसमें लगेगा। फॉर एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पे समझोगे, -20 डिग्री सेल्सियस आइस है। अभी इसको हम लोग हीट देंगे तो यहां से यहां आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन वाला जो फेज है ये सॉलिड का फेज है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो करके और यहाँ पे बन जाएगा वाटर, और ये वाटर जो है ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। ठीक है, फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के जब तुम इसे हीट करोगे, हर फेज में हम लोग क्या दे रहे हैं, डेल्टा क्यू दे रहे हैं, हर फेज में इसको हीट दे रहे हैं ना। जब 0 डिग्री से इसको गर्म करेंगे तो फिर ये रहेगा वाटर ही रहेगा, और इसका टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इसको गर्म करेंगे तो पहले सारा का सारा वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा। इसकी जो टेम्परेचर है वो भी रहेगी 100 डिग्री सेल्सियस। फिर ये इसे और भी ज्यादा हीट करेंगे तो फिर ये और भी एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। मान लो सपोज दैट 200 डिग्री सेल्सियस। ये वाला जो फेज है मेरे दोस्त, ये वाला फेज है गैस का फेज। किस चीज का फेज है, गैस। बीच वाला है लिक्विड, और सबसे लेफ्ट वाला सॉलिड। अब देखो, हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या पढ़ा था, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यही पढ़ा था। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, ये वाला जो जोन है, क्या इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, सर सेम ही है। सेम है। तो हो क्या रहा है, फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर देखो, फिर ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इस वाले जोन में जो हीट लगेगा उसे हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। फिर ये वाला जो जोन है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर, इस वाले जोन में भी कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो जो हीट फेज चेंज करने के लिए लगती है उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, और जो हीट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। समझ गए दोनों, दानिश, सुकृति? यस यस सर। सर। लेटेंट हीट L इज इक्वल टू m डेल्टा T। m is mass, सॉरी डेल्टा T नहीं, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू mL। m is mass and L is latent heat capacity। एंड Q जो है वो क्या है, हीट। तो ये स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट कैपेसिटी का जो है कॉन्सेप्ट था, दोनों में डिफरेंस आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। चलो यहां तक कोई क्वेश्चन है? नो सर।
ठीक है, तो अगला चैप्टर हम लोग फिजिक्स में लाइट का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करूं या फिर कल कल हम लोग स्टार्ट करेंगे? आज बेसिक देख लूं व्हाट इज लाइट के बारे में, लाइट एंड ऑप्टिक्स। एक काम करते हैं, इसको कल ही स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा एक दो और क्वेश्चन कराता हूँ। लाइट और ऑप्टिक्स का क्लास हम लोग कल कल स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन को तब तक बना बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। सर ए। काइनेटिक। A body A is placed on a railway platform and an identical body B in a moving train. Which of the following energy of B are greater than that of A as seen from ground? क्या होगा? A। यस सर। यस सर। इसका आंसर ए होगा। अब मुझे बताओ, सर क्या है इसका आंसर? ए होगा, ए सही है आंसर। अच्छा। हम्म, अगर यहाँ पे ग्राउंड न लिखा होता, एज सीन फ्रॉम द ट्रेन लिखा होता, तब क्या होता आंसर? सर फिर उसकी मैकेनिकल हो जाता सी। तब बी की एनर्जी कम हो जाती, क्योंकि जब तुम ट्रेन से जब तुम रेलवे स्टेशन को देखते हो तो क्या दिखता है तुम्हें कि रेलवे स्टेशन पीछे जा रहा यस। है ना। जब तुम ट्रेन से दूसरे चीजों को, ट्रेन के बाहर की चीजों को देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि ट्रेन स्थिर है, रुका हुआ है और बाकी सारी चीजें मूव कर रही है। तो उस केस में बी का एनर्जी जो है कम हो जाएगा और ए की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, आज यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। कल हम लोग फिर लाइट और ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे।